हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पार्क एजुकेशन पॉइंट में। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर 2 भारतीय संविधान में अधिकार। इसका पार्ट 2 है और आज की वीडियो में ये चैप्टर 2 फिनिश हो जाएगा। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए। तो पहला है, मैंने जैसा आपको बताया था, अनुच्छेद 32 में दिए गए 5 रिट यानी कि 5 लेख। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में। तो ये लास्ट वाला मौलिक अधिकार है। इसमें बताया गया कि कैसे हम मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। आदेश के अनुसार न्यायालय किसी अधिकारी को जिसने किसी व्यक्ति को गैर काम बंदी बना रखा हो आज्ञा दे सकता है कि कैदी की समिति के न्यायालय में उपस्थित किया जाए, ताकि गिरफ्तारी के कानून का उचित निर्णय किया जा सके। अनियमित गिरफ्तारी की दशा में न्यायालय उसको स्वतंत्र करने का आदेश दे सकता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को गैर काम के लिए बंदी बना लिया हो, ठीक है, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, आपको न्यायालय में उसको उपस्थित किया जाएगा, ताकि गिरफ्तारी के कानून का औचित्य का निर्णय लिया जा सके। इससे क्या होगा, जब आप उसको न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे तो उससे पता लगेगा कि जो गैर काम है वो उसने किया है या नहीं किया है। अगर उसने वो गैर काम किया होगा तो उसको सजा दी जाएगी, अगर उसने नहीं किया जाएगा तो उसको क्या होगा, स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा। फिर आता है परमादेश आज्ञा पत्र। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। इस आदेश द्वारा न्यायालय किसी अधिकारी संस्था ध्वनि में न्यायालय को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य कर सकता है। यानी कि इस आदेश में बोला गया है कि न्यायालय किसी भी अधिकारी यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपना कर्तव्य पालन करने के लिए दबाव यानी कि बाध्य या फिर फोर्स कर सकता है। इस आदेश द्वारा न्यायालय राज्य के कर्मचारियों से ऐसे कार्य करवा सकता है जिनको वे किसी कारण ना कर पा रहे हों, तथा जिनके ना किए जाने से किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। ये आदेश केवल सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि स्वयं सरकार तथा अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध जारी किए जा सकता है, यदि वे अपने अधिकारों को उचित प्रयोग और कर्तव्यों का पालन ना कर सके। यानी कि इसमें बोला गया है, अगर किसी व्यक्ति को कोई भी न्यायालय ने उसको आदेश दे दिया तो उसको उस व्यक्ति को वो आदेश मानना होता है। और इस आदेश के द्वारा कोई भी कर्मचारी, कोई भी राज्य का जो कर्मचारी है, उससे जो न्यायालय है वो कोई भी कार्य करवा सकती है। जैसे कि अगर कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है तो उस कार्य के लिए वो उस व्यक्ति को उस कार्य के लिए रख सकती है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, यह आदेश केवल सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध ही नहीं, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो ये जो लेख है ये उस टाइम जारी किया जाता है अगर किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, या फिर सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि स्वयं सरकार तथा अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। यदि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या फिर किसी व्यक्ति की सरकार या फिर अधीनस्थ न्यायालय संस्थाओं का विरोध हो रहा है, तो उस समय ये वाला जो लेख है, ये वाली जो रिट है वो जारी की जाती है। अब बात करें मनाही आज्ञा पत्र। इस शब्द का अर्थ है लोकनाथ व मनाही करना। इस आदेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को आदेश देता है कि वह कार्य जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है ना करे अथवा एकदम बंद कर दे। यानी कि मनाही आज्ञा पत्र में ये बोलता है कि भाई जो सर्वोच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय को ये आदेश देता है, भाई जो कार्य तेरे अंडर में नहीं है तू वो नहीं कर सकता, ठीक है, जो कार्य तेरे क्षेत्र के बाहर है तू नहीं कर सकता, तो उसको एकदम बंद कर दे। जहाँ परमादेश किसी कार्य को करने को देता है, वहाँ प्रतिषेध किसी कार्य को ना करने के लिए आदेश देता है। अब बात करें उत्तर प्रेषण लेख। इसका अर्थ है अच्छी प्रकार उचित करो। ये आदेश उच्च न्यायालय को जारी करता है, जिसके द्वारा न्यायालय को किसी अभियोग के विषय में अधिक जानकारी देने का आदेश दिया जाता है। ये लेख न्यायालयों के मुकदमे की सुनवाई आरंभ होने से पहले उसके बाद में जारी किया जाता है। फिर आती लास्ट रिट अधिकार परीक्षा लेख। इसका अर्थ है कि किसी आदेश से अथवा किसी अधिकार से ये आदेश जारी किया जाता है जब कोई पुरुष किसी कार्य को करने का दावा करने का अधिकार ना हो, किसी व्यक्ति को पद ग्रहण करने से रोकने के लिए निषेध जारी कर सकता है।
और उच्च पद से रिक्त होने की तब तक के लिए घोषणा कर सकता है जब तक कि न्यायालय द्वारा कोई निर्णय ना हो। अब बात करें उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत राज्य सरकार भारत के एक समान व्यवहार संहिता लागू करने का प्रदान करे। यानी कि राज्य सरकार ही कहता है कि भाई भारत के एक समान व्यवहार यानी कि एक समान सबों से व्यवहार करना जरूरी है। राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का उचित कदम उठाया गया है। यानी कि जो राज्य न्यायपालिका है उसको कार्यपालिका से अलग रखने का उचित कदम उठाया गया है। राज्य संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्षीय आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। यानी कि जो राज्य है, ठीक है, जो राज्य है उसका ये काम है कि जो 10 वर्ष के अंदर जो बच्चे आते हैं, ठीक है, 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे आते हैं उनके लिए शिक्षा का प्रबंध करे। राज्य के तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों के आधार पर करेगा। लोगों के जीवन स्तर तथा भोजन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करेगा और सार्वजनिक स्वास्थ्य का सुधार भी करेगा। अब बात करें सामाजिक या आर्थिक सिद्धांत। राज्य ऐसे सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें सभी नागरिकों को राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक तथा न्याय प्राप्त हो। राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करेगा कि सभी स्त्री पुरुष जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हो सके। यानी कि राज्य का ये कार्य होता है कि जो भी स्त्री पुरुष काम करते हैं उनको समान वेतन मिल सके, पुरुषों का समान वेतन मिले, श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा शक्ति और बालकों के सुकुमार अवस्था को दुरुपयोग ना हो। यानी कि जो पुरुष और स्त्रियां होते हैं उनके स्वास्थ्य और शक्ति को लेके उनका जो दुरुपयोग है ना हो, और भी अपनी आर्थिक आवश्यकता और मजबूर होकर कोई ऐसा काम ना करे, ऐसा काम ना करने पर बाध्य हो जो उनकी आयु तथा शक्ति का अनुकूल हो। और राज्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति ऐसे काम को मजबूर ना हो जो उनकी आयु तथा शक्ति को अनुकूल ना हो। राज्य प्रत्येक श्रेणी के मजदूरों के लिए अच्छे वेतन, अच्छा जीवन स्तर तथा आवश्यक छुट्टियों का प्रबंध करे। राज्य इस प्रकार का प्रबंध करे कि मजदूर समाज तथा संस्कृति सुविधाओं को अधिक से अधिक प्राप्त करे। यानी कि राज्य को एक ऐसा प्रबंध बनाना चाहिए जिससे मजदूर को समाज तथा संस्कृति सुविधाओं का अधिक से अधिक प्राप्त हो। फिर आ जाता है राज्य नीति के निर्देशक तत्व। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत एक प्रकार का आदेश अथवा शिक्षाएं हैं जो प्रांतों सरकार के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। ये सिद्धांत देश के प्रशासन चलाने के लिए आधार है। इनमें व्यक्ति के कुछ ऐसे अधिकार हैं और शासन के कुछ ऐसे उत्तरदायित्व दिए गए हैं। इसको लागू करना राज्य का कर्तव्य माना गया है। यानी कि राज्य नीति निर्देशक में कुछ ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं जो राज्यों को लागू करना बहुत ही आवश्यक माना गया है। इन सिद्धांतों को न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो ये जो सिद्धांत है इनको न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन इन सिद्धांतों को केवल राज्य ही लागू कर सकता है। ये सिद्धांत ऐसे आदर्श हैं जिनको हमारे संविधान निर्माताओं ने देश में आर्थिक लोकतंत्र लाने के लिए संविधान में रखा था। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक अधिकारों में अंतर। तो ये आपसे स्टूडेंट 4 से 5 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक अधिकारों में अंतर बताएं। तो पहला है मौलिक अधिकार न्याय योग्य तथा निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है। यानी कि जो मौलिक अधिकार है वो न्याय योग्य है और निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है। निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है जबकि मौलिक अधिकार न्याय योग्य है। कहने का अभिप्राय ये है कि मौलिक अधिकारों का न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो वो न्यायालय में जाके अपने मौलिक अधिकार मांग सकता है, लेकिन निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। अगर किसी राज्य में नीति निर्देशक के अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो आप उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। यदि सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते तो नागरिक सरकार के उस कार्य के विरुद्ध न्यायालय में जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उस समय वो व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। इसके विपरीत यदि सरकार निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन करती है तो नागरिक न्यायालयों के पास नहीं जा सकता है। यदि राज्य की सरकार इन नीति निर्देशों का उल्लंघन करती है तो वह नागरिक न्यायालय नहीं जा सकता। फिर आता है मौलिक अधिकार स्वरूप निषेधात्मक है जबकि निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक है।
मौलिक अधिकारों का स्वरूप निषेधात्मक और जबकि निर्देशक सिद्धांत का सकारात्मक है। मौलिक अधिकारों की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। जो मौलिक अधिकार होता है उनकी जो शक्तियां है उस पर कुछ प्रतिबंध है, कुछ रोक टोक है, वह उनको कोई विशेष कार्य करने से मना करते हैं। उदाहरण स्वरूप मौलिक अधिकार सरकार का आदेश देते हैं कि वह नागरिकों में जाति, धर्म, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। मौलिक अधिकारों के विपरीत निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक है। ये सरकार को कुछ निश्चित कार्य करने का आदेश देते हैं। उदाहरण स्वरूप सरकार ऐसी नीति अपनाने को देती है देश के नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा तथा बेरोजगार की समाप्ति हो सके। मौलिक अधिकार जो होते हैं उसमें क्या होगा, अगर आपके वो उल्लंघन भी हो रहा है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन जो नीति निर्देशक दे रखे हैं वो कुछ ऐसे अधिकार हैं जिसे जो राज्य होता है उसमें लागू करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो लोगों का जो बेरोजगार है उसकी समाप्ति होगी, ठीक है, लोगों का विकास होगा। तो ये थे स्टूडेंट्स राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक अधिकारों में अंतर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 2 यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें।